Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy. टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस ओके जो भी है ओके और हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी जिसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। इस चैप्टर को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा है इस चैनल के ऊपर। फिर इसके हमने रिव्यू क्वेश्चंस को भी देखा है, तो मुझे लगता है एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस को लिया है, जहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, फिर आप लोगों से जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करेंगे हम साथ में, और फिर मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगी कि आप लोग आंसर गेस करो, आंसर कमेंट करो, और फिर उसके बाद जो भी आंसर होगा मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ओके, करना चाहूँगी क्या, करूँगी, करना ही है ओके ओके। तो इसके साथ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, व्यूज़ अगर अच्छे आ रहे हैं और आप लोग अच्छा देख रहे हो तो अच्छा लगेगा मुझे, और मैं भी सोचूंगी बाकी और चैप्टर्स के लिए भी इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ। ओके, तो साथ के साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, जैसे यही पीडीएफ है अभी एमसीक्यू वाला पीडीएफ, तो इसी को भी मैं शेयर करने वाली हूँ, और साथ में क्लासेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह चाहिए तब आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अगर पीडीएफ कहीं और आप देख रहे हो तो ये लिंक क्लिकेबल है, इस पर क्लिक करना मिल जाएगा। ओ, पहला क्वेश्चन का आंसर दिख गया क्या? ओके, मैं ढक देती हूँ जल्दी से ढक देना क्या, छुपा देना। ओके तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट डज द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंस रेफर टू इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है? डेली मूड स्विंग, क्या अगर लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं अलग अलग, वो डिफरेंट डिफरेंट होते, तो क्या इस वजह से लोग डिफरेंट है? वेरिएशन इन सोशल क्लास, अगर सोशल क्लास में डिफरेंस है, कोई अगर ज़्यादा अमीर है, कोई अगर गरीब है, कोई अगर मिडिल क्लास है, तो क्या इस चीज़ में डिफरेंस है? या फिर स्टेबल एंड डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स अमंग पीपल, लोगों में अगर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल यानी फिक्स और डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट डिफरेंट अगर ट्रेड्स है, फीचर्स है, तब क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंस है? या फिर लास्ट हमारा ऑप्शन है कि एजुकेशन एलोन, मतलब एजुकेशन के बेसिस पे अगर कोई डिफरेंस है तब क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंस है? जैसे किसी ने बीए किया, किसी ने बीएससी, किसी ने बीकॉम, तो इस वजह से क्या डिफरेंट है क्या? तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? सोच लिया आपने? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेबल एंड डिस्टिंक्टिव, स्टेबल, अरे आ जाओ यार, स्टेबल एंड डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स अमंग पीपल, क्योंकि हमसे पूछा है साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें इंडिविजुअल में डिफरेंस देखना है तो लोगों में जो फिक्स और डिफरेंट जो ट्रेड्स होते हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको दूसरे लोगों से अलग बनाता है, उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। हमारा आंसर क्या कहता है? हमारा आंसर भी यही कहता है कि ऑप्शन सी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर स्टेबल ट्रेड, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, नॉट मूड स्विंग्स और सोशल क्लास। मूड स्विंग और सोशल क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस हाँ होती है, लेकिन ये साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस को मैं रेड कलर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ओके, हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को किसने प्रपोज करा था? थर्स्टन ने, बिनेत का पूरा नाम है एल्फ्रेड बिनेत, स्पेयरमैन का पूरा नाम है चार्ल्स स्पेयरमैन, और गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। ओके, तो यहाँ पे थर्स्टन का मुझे पूरा नाम नहीं आता, 3 लोगों का वाक्य आता है। तो आपको क्या लगता है किसने प्रपोज किया टू फैक्टर थ्योरी? आंसर बताओ जल्दी से, टिक 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 टिक। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है चार्ल्स स्पियरमैन। चार्ल्स स्पियरमैन में, स्पियरमैन ने, में नहीं, स्पियरमैन ने, चार्ल्स स्पियरमैन जिनका नाम है, इन्होंने हमारा टू फैक्टर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। आंसर क्या कहता है? अच्छा, आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स स्पियरमैन प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें 2 फैक्टर है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, ये अपने इंटेलिजेंस के ऊपर है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ लगे हाथ। तो इंटेलिजेंस के फैक्टर हैं 2 फैक्टर, तो जी का मतलब है जनरल फैक्टर। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इंटेलिजेंस है जो जनरलाइज्ड है, सब में होती है, और कुछ ऐसी हैं स्पेसिफिक जिनको कि हम एस फैक्टर कहते हैं, जैसे जो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों में होती है। जैसे
श्रेया घोषाल है अपनी, बहुत अच्छा गाना गाती है। तो ये जो सिंगिंग का जो स्पेसिफिक फैक्टर है, सिंगिंग का जो ये जो इंटेलिजेंस है स्पेसिफिकली श्रेया घोषाल में है। फिर ऐसे आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा, जैसे विराट कोहली जैसा अच्छा बैट्समैन और कोई नहीं है, तो वो बैटिंग करने का जो एक एक्स फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, विराट कोहली में है। तो यही है। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू बिनीत एंड साइमन, रिटार्डेशन रेफर्स टू अ मेंटल एज दैट इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन क्रोनोलॉजिकल एज। तो आपको एक कॉन्सेप्ट है हमारा जिसको कि हम कहते हैं मेंटल एज, और एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा है क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज का मतलब आप मेंटली कितने साल के हुए, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है आपका बायोलॉजिकल एज। ओके, तो बायोलॉजिकली आपका कितना एज है। तो बिनीत, एल्फ्रेड बिनीत और साइमन ने कहा था कि अगर किसी का एज क्रोनोलॉजिकल एज से इतना कम है, इतने साल कम है, तब वो बच्चा रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है। तो वो आपको बताना है कि कितना साल है, वो बताओ आप कितने साल का। तो आपने आंसर सोच लिया, टिक टिक टिक, सोचा कि नहीं, याद है कि नहीं बताओ, हमने पढ़ा था तो हमारा आंसर है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। अगर क्रोनोलॉजिकल एज से मेंटल एज 2 साल कम है तब हम इसको कहेंगे रिटार्डेशन। इसको कैसे, जैसे क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बायोलॉजिकल एज किसी का 10 साल का है, और उसका मेंटल एज अगर मानो क्रोनोलॉजिकल से 2 कम है, 2 अगर माइनस करे, अरे माइनस तो नहीं, एरो हो गया, 2 माइनस करे और 8 अगर है, तब उसका बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में अगर 2 साल का डिफरेंस है तो वो बच्चा कैसा है, रिटार्डेड है। ओके। फिर चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि आईक्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आईक्यू, अरे आईक्यू इज कैलकुलेटेड एज, सो ये बताओ, फॉर्मूला बहुत सारे लिखा हुआ है। तो पहला हमारा लिखा है क्रोनोलॉजिकल एज अगर डिवाइडेड बाय मेंटल एज इंटू 100, तब क्या ये है। फिर हमारा पूछा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और बाकी तो इधर जगह ही नहीं बचा है लिखने के लिए, तो आप बताओ। तो मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 2, मेंटल एज माइनस क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या है बताओ। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, अगर याद नहीं है ना तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। आईक्यू का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने यार, आईक्यू का फॉर्मूला बताओ। सो आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय हमारा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में है, मेंटल डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल डिवाइडेड इंटू 100। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, इधर क्या लिखा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी लिखा है। एक्सप्लेनेशन आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और इसको दिया कि इसने है विलियम स्टैंड। ओके, इसको भी आप याद रखना चाहते हो तो रखो, विलियम स्टैंड ने ये आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। ओके, अच्छा लग रहा है ना क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ये कलर चेंज की वजह से आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कलर चेंज कर करके पढ़ाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या लिखा है, इंडिविजुअल इनहेरेंट पोटेंशियल टू लर्न आफ्टर ट्रेनिंग रेफर्स टू। तो अगर किसी का इनहेरेंट पोटेंशियल है लर्न, मतलब किसी को अगर ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उसमें वो किसी नई चीज़ को सीखने की क्षमता अगर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको हम टैलेंट कहते हैं, क्या हम एप्टीट्यूड कहते हैं, क्या इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर क्या क्रिएटिविटी कहते हैं, बताओ। मतलब कोई किसी इंसान में पोटेंशियल है कि अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वो चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है ना। जैसे कि मानो एमए में जो फाइटिंग होती है, तो किसी बंदे में जैसे वो अच्छा चलो नाम नहीं लेते किसी का, वैसे वो आपको याद है ना, राम राम भाई सरिया ने अंकित अंकित बी करके सरनेम, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है, कभी एक्चुअली ध्यान से देखा नहीं है मैंने। वो एक नहीं थे 75 हार्ड चैलेंज करने वाले,
तो उनको एमएमए की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि उनमें पोटेंशियल है ये, कि अगर उनको ट्रेनिंग दी जाती है तब वो सीख सकता है। तो उनकी इस पोटेंशियल को या फिर इस इनहेरेंट कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे? टैलेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, क्या कहेंगे? बताओ बताओ जल्दी, टिक 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 टिक। तो इस कैरेक्टर को ना हम क्या कहते हैं पता है? इस कैरेक्टर को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। कि किसी में अगर कुछ ट्रेनिंग अगर उसको दे और उसमें पोटेंशियल है सीखने की, तो इस चीज़ को हम कहेंगे एप्टीट्यूड, है ना। जैसे आंसर में क्या लिखा है, आंसर बी, एप्टीट्यूड इज इक्वल टू पोटेंशियल टू लर्न। अगर किसी में सीखने की क्षमता है तो उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। और जो टैलेंट होता है कि डेवलप्ड स्किल, आपने कोई स्किल को डेवलप किया है या फिर आप में पहले से कोई स्किल है, उसको हम कहेंगे टैलेंटेड। लेकिन अगर किसी में ये क्षमता है कि उसको सिखाए जाने पर वो सीख सकता है, तो इस कैरेक्टर को, इस पोटेंशियल को, इस इनहेरेंट कैरेक्टर को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। ओके, अभी आया ना गार्डनर, वो हावर्ड गार्डनर करके हमने पहले नहीं पढ़ा, तो वही गार्डनर भाई साहब फिर आ गए हमारे पास। तो सॉरी, भाई साहब तो नहीं कहेंगे, गार्डनर साहब जी कहेंगे, ठीक है। सो गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कौन सी पोटेंशियल आती है, पहले ये बताओ, आपको याद है कि नहीं? फिर आप बताओगे कि इसमें से कौन सी है, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, ऑल ऑफ द अबव। तो कई बार ये एक ट्रिक होती है कि जहाँ पे आपको एमसीक्यू में मोस्टली लिखा होता है ना ऑल ऑफ द अबव, तो वहाँ पे ज़्यादातर में ऑल ऑफ द अबव हो ही जाता है आंसर। और हमारा यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव ही है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव के साथ साथ आंसर डी है आपका। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से ट्रेड्स और भी हैं, क्योंकि गार्डनर साहब ने हमको कहा था कि 8 इंटेलिजेंस ट्रेड होते हैं, उनमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेटियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, समझ तो आ रहा है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज रिलेटेड, लॉजिकल माने लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पेटियल का मतलब होता है कि इमेजिनेशन टाइप का कुछ है, मतलब बंदा देख के उसको व्यू करके सोच सकता है कि चीज़ें कैसे कैसे होंगी, क्या होंगी, तो वो। म्यूजिकल तो म्यूजिकल पता ही है। बॉडीली काइनेस्टिक मतलब किसी का बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किसी का नहीं, किसी वो है, मतलब जैसे मशीन वगैरह या सिस्टम वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को पता चल जाता है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल पता है, अपने बारे में जानना, दूसरों के बारे में जान पाना, समझ पाना, अपनी इमोशंस को समझ पाना, दूसरों के इमोशन को समझ पाना। और नेचुरलिस्टिक का मतलब होता है नेचर रिलेटेड। ओके, 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? फॉर्मल असेसमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज। तो असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट का मतलब है ना टेस्ट। ओके, तो इस टेस्ट में हमें फॉर्मल असेसमेंट क्या है, या फिर फॉर्मल असेसमेंट को हम कैसे कहेंगे? सो स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब असेसमेंट का मतलब है टेस्ट। तो टेस्ट कैसा होगा? स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, अनसाइंटिफिक होगा, बेस्ड ऑन कोच ओपिनियन होगा, और कम्प्लीटली इनफॉर्मल होगा। तो नाम ही दिया है फॉर्मल, तो ये इनफॉर्मल कैसे होगा? नहीं होगा। कोई अगर फॉर्मल असेसमेंट है यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तब वो किसी के ओपिनियन के ऊपर नहीं बैठेगा, नहीं किसी के मन मर्जी तो नहीं चलेगा, जो है वही होगा। और ये क्या है, सब्जेक्टिव होगा? नहीं होगा। अनसाइंटिफिक कैसे होगा भाई? टेस्ट है, अनसाइंटिफिक तरीके से तो नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, स्टैंडर्ड होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, तो बहुत बार देखो, 2 ट्रिक आपको पता चला। पहली बार मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबव है, तो वो ही आंसर होता है। और दूसरे ट्रिक क्या है, ये पहला है कि कई बार ना हमें ऑप्शन एलिमिनेट भी करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सही आंसर जो है वही ढूंढे, ऑप्शन को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, है ना। तो वैसे करके भी आंसर को ढूंढ सकते हैं। देखो 14 मिनट से ज़्यादा हो गए, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है तो मैं आराम से बातें कर रही हूँ। अभी ऑप्शन नंबर 8 है, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, ए टेस्ट मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टेस्ट पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? वही पहले वाले क्वेश्चन का एक और मतलब चेहरा है, एक और आप सोचो एक्सटेंडेड पार्ट है। तो डेवलप्ड बाय अ फेमस पर्सन, क्या ज़रूरी है टेस्ट को फेमस पर्सन की जरूर वो करने के लिए? वैलिड एंड रिलायबल,
नो नॉर्म्स रिक्वायर्ड, तो एक टेस्ट वैलिड होगा, रिलायबल होगा। नो नॉर्म्स रिक्वायर्ड, कोई नॉर्म्स मतलब नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, कोई रूल्स वगैरह वहाँ पे चाहिए नहीं। ये जो मेरा पेन है ना, मैं उल्टा करती हूँ ना तो पता नहीं चलता है कि ये कैसे लिखता है, मतलब कई बार एक साइड से लिखा होता है, दूसरी साइड से नहीं होता है। ओके। और चौथा हमारा सब्जेक्टिवली इंटरप्रेटेड, तो सब्जेक्टिवली इंटरप्रेटेड तो नहीं होगा, मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे टेस्ट थोड़ी इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि टेस्ट थोड़ी ना ज़रूरी है कि फेमस पर्सन नहीं बनाया होगा, नहीं, वैलिड होगा, रिलायबल होगा, हाँ ये ऑप्शन लग रहा है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि बाकी जो है वो ठीक है कि नहीं। नो नॉर्म्स रिक्वायर्ड, अब भाई टेस्ट है तो उसमें नॉर्म्स तो चाहिए ना, रूल्स तो चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी कट हो गया। सब्जेक्टिवली इंटरप्रेटेड किसी सब्जेक्ट के बेसिस पे इंटरप्रेट होगा क्या, नहीं। तो फिर हमारे पास बचता कौन सा है, हमारे पास बचता है जो अभी हम ग्रीन कलर से टैग करेंगे, सॉरी ए नंबर नहीं, हाँ बी नंबर, वैलिड एंड रिलायबल। तो एक टेस्ट कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। अब आपको शायद पता होगा वैलिड होना और रिलायबल होने का मतलब क्या है कि नहीं, याद बताओ। वैलिड का मतलब होता है कि टेस्ट ने जो कहा वो मेजर करके देता है। अगर टेस्ट ने कहा कि मैं मैथ्स के चीज़ों को आंसर करता हूँ, सॉरी आंसर नहीं करता हूँ, तो मेजर करता हूँ, तब उसको मैथ्स के टेस्ट के ही आंसर आने चाहिए, मतलब मैथ्स के चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट बनाया है मैथ्स के लिए, टेस्ट को बताया जा रहा है कि ये मैथ्स के लिए यूज़ किया जाता है और वो देखना ये लैंग्वेज में आके पढ़ा है, नहीं ऐसे नहीं होगा। और रिलायबल का मतलब क्या है कि उस पर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी है, मतलब कई बार 2 बार करने पर भी सेम रिजल्ट आता है, या फिर 2 लोगों पे करने पर भी सेम रिजल्ट आता है, तो अगर ऐसा है तो ये टेस्ट वैलिड है और रिलायबल है। देखो मैं क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके साथ जो आपके मतलब वो आ रहा है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो टाइम तो लग रहा है बेटा, लेकिन ये है तो खजाना, अगर आपने अच्छे से देख लिया तो कॉन्सेप्ट्स आपके ऐसे क्लियर होंगे ना, कहीं नहीं अटकोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बातें करती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द पास्ट मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हाउ मेनी मेजर प्रोसेसेस। अब आया ना सवाल कि पास्ट मॉडल के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस की एक्टिविटी है वो हमारे कितने स्टेप्स में होता है। अकॉर्डिंग टू द पास्ट मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हाउ मेनी मेजर प्रोसेसेस, तो इनमें कितने प्रोसेसेस होते हैं, मेजर प्रोसेसेस कितनी होती हैं, मतलब कितने प्रोसेस होते हैं, या फिर आप ये कहो कि कितने स्टेप्स में ये होता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो पास्ट मॉडल याद है, किसको याद है पास्ट मॉडल में कितने स्टेप्स होते हैं बेटा, टिक टिक टिक, 1 2 3 4 5, आंसर मिला कि नहीं, आंसर नहीं मिला ना, आंसर है हमारा 4, मतलब ऑप्शन सी 4। तो 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप क्या क्या है, याद करो याद करो। पहला स्टेप हमारा क्या है, प्लानिंग, प्लान करना पड़ेगा ना किसी चीज़ को। फिर प्लान के बाद क्या होगा, प्लान के बाद होगा अटेंशन, कि हमें उसमें अटेंशन देना पड़ेगा। फिर अटेंशन के बाद हमारा तीसरा प्रोसेस क्या होगा, तीसरा प्रोसेस हमारा है साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ होगा। और फिर उसके बाद हमारा कौन सा था, रुको, सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिव, सक्सेसिव। तो टोटल हमारे कितने प्रोसेस हुए, हमारे हुए 4। ओके, देखो इधर भी ऐसा ही लिखा है छोटा करके। तो पहला हमारा है प्लानिंग, फिर हमारा अटेंशन, फिर साइमल्टेनियस, फिर सक्सेसिव, मतलब 4 प्रोसेस। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत टाइम ले रही हूँ मैं, थोड़ा जल्दी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस रेफर्स टू इंटेलिजेंस यूज टू। तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब हम इंटेलिजेंस को किस चीज़ के ऊपर रेफर कर रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। सॉल्व एब्स्ट्रक्ट पजल्स, एब्स्ट्रक्ट मतलब जो खुली आंखों से दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि लव हो गया, कोई आपसे कहता है आई लव यू, तो अब वो दिख रहा है कि आंखों से नहीं दिख रहा है, बट आपको उसके हर चीज़ से, उसकी एक्टिविटी से पता चल रहा है कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है। या फिर प्यार व्यार तो छोड़ो, आप सांस लेते हो हवा से, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, वही चीज़ है। ओके, फिर है डील एडेप्टिविटी विथ रियल लाइफ सिचुएशन, परफॉर्म मेमोरी टास्क, लर्न लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्चुअल
इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है भाई? तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या करना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, ये ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात तो कहीं पे है नहीं। दूसरा है एडेप्टिविटी के साथ आप डील करो और रियल लाइफ सिचुएशन में आप अपने आप को मतलब एडजस्ट कर पाओ। तो आप अडेप्ट कर सकते हो रियल लाइफ सिचुएशन में, आप मतलब वो कर सकते हो, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। और तीसरा है मेमोरी टास्क। यहाँ पे मेमोरी का तो कुछ है नहीं, कॉन्टेक्चुअल है, और लैंग्वेज का भी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज अगर होता तो हमारा कौन सा होता, लिंग्विस्टिक वाला आता, है ना। तो आंसर हमारा बचता है बी नंबर, जिसका नाम है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का बेसिकली मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे कहा है ना रियल लाइफ, तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब हमारा होता है बेटा कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो अडेप्टिंग टू रियल लाइफ सिचुएशन मतलब आप में रियल लाइफ या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सॉरी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आप में बहुत ज़्यादा है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच पाते हो, समझ पाते हो, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछ रहा है, The heritability of intelligence. Identical twins reared together versus apart show correlation of approximately कितना शो करता है। तो इंटेलिजेंस में अगर हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो इस पे हम ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, तो हेरिटेबिलिटी में अगर हम हेरिटेबल करके जो भी चीज़ें आती है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है हमारा कि जो हमें जेनेटिक्स के थ्रू मिला है, और साथ में एनवायरनमेंट का भी एक होता है हिस्सा कि बंदा अगर कोई मतलब बंदा नहीं कहेंगे ऐसे, चलो कोई भी अगर इंडिविजुअल है वो अगर इंटेलिजेंट है तो उसमें ये जेनेटिक्स वाला पार्ट कितना होगा और एनवायरनमेंट वाला पार्ट कितना होगा। तो आइडेंटिकल ट्विंस में वो कितना होगा जो इनको कि साथ बड़ा किया गया है, और आइडेंटिकल ट्विंस जो कि बचपन में मानो बिछड़ गए थे उनमें ये चीज़ कितना होगा। तो ये एक्चुअल में थियोरिटिकल डाटा है। तो आंसर में क्या है 0.90 वर्सेस 72, तो 0.90 वर्सेस 72, इस चीज़ को आप याद रखना। ओके, तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस में आपको बताया जा रहा है कि हेरिटेबिलिटी का कितना वो है, मतलब परसेंटेज है, जैसे मतलब जेनेटिक्स का कितना परसेंटेज है आइडेंटिकल ट्विंस में, जो कि साथ बड़े हुए हैं तो उनमें है 0.90, और जो लोग बिछड़ गए थे उनमें जो ये मतलब अमाउंट है वो है 0.72। ये फैक्ट है, डेटा है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा है बोथ जीन्स पास प्लस एनवायरनमेंट मैटर, तो मैटर तो दोनों ही करता है। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है, विच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स रीजनिंग अबाउट सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन। तो कौन से वो इंटेलिजेंस है जिस पर कि हम अपने बारे में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं अपने इमोशंस वगैरह को। कौन सा है, लिंग्विस्टिक माने तो लैंग्वेज कट हो गया, सोशियल तो नहीं होगा, इंट्रापर्सनल हो सकता है, और म्यूजिकल भी नहीं है। तो इंट्रापर्सनल का मतलब क्या है, अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस होना, सेल्फ के बारे में समझना। और इसी को अगर एक वर्ड अलग कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल का मतलब है लोगों को समझना, अलग अलग लोगों को आप समझ रहे हो। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा, ये थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पहले ही था, या फिर शायद अब मुझे लग रहा है जल्दी करना है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो क्रिएटिविटी टेस्ट जो होती है वो कैसी टेस्ट होती है, क्रिएटिविटी टेस्ट तो क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड ओनली, बेस्ड सोलिली ऑन मेमोरी। तो नाम ही है क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी का तो मेमोरी का चलो कुछ नहीं है, मतलब हाँ मेमोरी का भी है, लेकिन यहाँ पे दिमाग को आपको यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने फिक्स्ड जो मेमोरी पे हमारी इन्फॉर्मेशन है उनके बेसिस पे हम कुछ करें। तो नॉर्म रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बेसिस पे तो नहीं होगा क्योंकि ये क्रिएटिविटी है। और क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, क्लोज एंडेड मतलब जहाँ पे आपको कोई खुली छूट नहीं दी जाती। तो ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब होता है जहाँ पे आप पर पूरी छूट है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी टेस्ट जो है वो कैसे हैं, ओपन एंडेड है। आंसर में क्या दिखा है थोड़े बहुत देख लेती हूँ मैं भी। अच्छा, क्रिएटिविटी टेस्ट और ओपन एंडेड जहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक जगह से अलग अलग जगह से डाइवर्ट होती है,
और जो क्लोज एंडेड टेस्ट होती है ना वो होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है अलग अलग जगह से आप एक जगह लेके आ रहे हो। ओके, ये आपने वो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, मिरर के केस में, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट मिरर, जब आपने पढ़ा था फिजिक्स में उसमें पढ़ोगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। अच्छा, आज मैंने बिना वीडियो ऑफ किए पानी पी लिया, मैं कंफर्टेबल होती जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इनमें कौन सा ज़रूरी नहीं है। नॉर्म्स ज़रूरी है, वैलिडिटी ज़रूरी है, रिलायबिलिटी ज़रूरी है, सारी तो ज़रूरी है। डेवलप्ड बाय ए फेमस साइकोलॉजिस्ट, ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट फेमस हो, हर बंदा फेमस नहीं होता है ना। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा डी। ओके, तो एक टेस्ट को ज़रूरी है कि वो नॉर्म्स के बेसिस पे चले, वो वैलिड हो, रिलायबल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो साइकोलॉजिस्ट फेमस हो। ओके, मतलब जिसने बनाया है। 5वां प्रश्न है, एप्टीट्यूड डिफर्स फ्रॉम टैलेंट इन दैट। तो हमने पहले देखा था ना एप्टीट्यूड का मतलब क्या है और टैलेंट का मतलब क्या है। तो आप बताओ एप्टीट्यूड और टैलेंट कैसे डिफरेंट है। सो टैलेंट इज लर्नड, एप्टीट्यूड इज इनबॉर्न। ना 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 ना, टैलेंट लर्न किया ना, नहीं, एप्टीट्यूड का मतलब होता है लर्न करना और टैलेंट होता है इनबॉर्न या फिर स्किल ऐसे जो होता है। तो ये पहला ऑप्शन कट हो गया। एप्टीट्यूड इज पोटेंशियल, टैलेंट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, मे बी ट्रू। टैलेंट इज ब्रॉडर देन एप्टीट्यूड, ज़रूरी है कि टैलेंट एप्टीट्यूड से बड़ा ही हो, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, नहीं भी हो सकता है। और दे आर द सेम, नहीं, सेम तो नहीं है। तो एप्टीट्यूड इज पोटेंशियल, टैलेंट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ओके, ये आंसर है हमारा, आंसर बी। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ आंसर बी। टैलेंट होता है एक्चुअली जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो अपनी एप्टीट्यूड को, मतलब आपने सीखा, आप में पोटेंशियल है, आपने सीखा और उसको आप दर्शाते हो, तब ये आपका टैलेंट हुआ और पोटेंशियल है। और ज़रूरी नहीं है टैलेंट इज़ ब्रॉडर देन एप्टीट्यूड, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, मतलब बड़ा एक छोटा, इस ये भी सही नहीं है। जैसे यहाँ पे कहा है कि ये सेम है, इक्वल है, ये भी सही नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। और यहाँ पे कहा है एक बड़ा एक छोटा है, मतलब अब मतलब एस्पेक्ट बड़ा है, तो ये भी सही नहीं है। सही है आपका एप्टीट्यूड है, आपका पोटेंशियल, तो जहाँ पे सीधा ये दिख गया आपका सही आंसर है। लेकिन हो सकता है अगर कहीं पे दो ऑप्शन पे बोल दे कि एप्टीट्यूड पोटेंशियल है और टैलेंट में कुछ और आपका लिखा दे, मतलब लिखा देने लिख कर दे दे, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचना आपको कब नहीं पड़ेगा, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, और आपको अभी कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर स्टडिंग बिहेवियर ऑफ यंग चिल्ड्रन इन नेचुरल सेटिंग। तो अगर नेचुरल सेटिंग में आप छोटे बच्चों का बिहेवियर को पढ़ना चाहते हो तो कौन सा चीज़ सही है, बताओ कौन सा तरीका सही है। छोटे बच्चों से आप इंटरव्यू लोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सही बोले गलत बोले। केस स्टडी हाँ कर सकते हो आप, लेकिन उसमें क्या है कि आपको मतलब वो छोटे बच्चे, उनका पास्ट हिस्ट्री बहुत कम रहता है, तो इसीलिए उन पर केस स्टडी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है कि पास्ट डेटा के हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसके बेसिस पे हम पूरी केस को स्टडी करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट तो वो दे नहीं सकते क्योंकि वो है छोटे बच्चे। अरे क्या कर दिया, ओके ठीक है, मुझे लगा क्या कर दिया, पता नहीं। ओके, तो हमारा बचा किस, क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेशन बचा। ओके, तो देखो ये एक आप लोगों को ऐसा हो सकता है, फिर सोच सकते हो कि हाँ ऑप्शंस ही आप, मतलब क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है और या फिर मैंने पहले देखे हुए हैं तो मुझे थोड़ा बहुत पता है आंसर, लेकिन आप आंसर जो नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप में, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी ये पे बायास रहता है, बट मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि हमें क्वेश्चंस हैं और ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, आपका सही हुआ तो 1 आपको मिलेगा और अगर गलत हुआ तो 1 आपको नहीं मिलेगा। तो एक पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों पे हम इंटरव्यू नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं, लेकिन हमें अगर नेचुरल सेटिंग में करना है, बेटा नेचुरल में बताया है ना, तो नेचुरली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके ही पता कर सकते हैं। ओके, तो सवाल सही से पढ़ो और फिर आपको जवाब देना सही है, क्योंकि कई बार ना एक वर्ड में बहुत बड़ी चीज़ छुपी रहती है और एक वर्ड की वजह से आपका आंसर जो है वो इससे ये हो जाता है, मतलब एक से दूसरा हो जाता है। ओके,
फिर हमारा 17 नंबर है, ओके मैं थक गई हूँ, मेरी गले की आवाज़ थोड़ी थोड़ी दब रही है। तो डेवलपमेंट कोशेंट इज सिमिलर टू IQ बट यूज्ड फॉर, तो डेवलपमेंट जो कोशेंट है ये थोड़ा, हाँ अच्छा आपके चैप्टर में नहीं है ये, ऐसे ही वो आया है शायद, मतलब शायद नहीं, मतलब ये थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट से हटके हैं, बट ये मिला मुझे इसलिए मैंने लिखा हुआ है इधर। तो आपको समझ ही आ गया होगा ना आपके डेवलपमेंटल क्वेश्चन। तो डेवलप्ड अब भाई बहुत ज़्यादातर अगर हमको देखना है तो हम किस में देख सकते हैं, तो डेवलपमेंटल क्वेश्चन सिमिलर टू IQ, तो जैसे आपको IQ पता है, EQ पता है, तो वैसे ही डेवलपमेंटल क्वेश्चन है। तो ऐसे एक आध सवाल हो सकते हैं कि आपके थोड़े बहुत आए हैं जिस पर आपको दिमाग लगाना पड़े, वो एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट से नहीं आए, मतलब टेक्स्ट बुक से NCERT से ना भी आए, लेकिन होगा आपके मतलब एरिया में ही, मतलब एरिया में ही, मतलब आपके क्या कहूँ मैं उसको, सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके आसपास उससे मिला जुला ही होगा। तो यहाँ पे कहाँ है कि अगर डेवलपमेंट क्वोशंट IQ जैसे सिमिलर है बट यूज्ड फॉर, लेकिन हम इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, तो देखो जो डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि चेंजेस है ना। अब चेंजेस सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, तो एडल्ट में होते हैं, एल्डरली में होते हैं, मतलब जो बूढ़े हो गए उनमें होता है, या फिर यंग चिल्ड्रन इन्फेंट्स में होता है, टीनेजर्स में होता है। हाँ टीनेजर्स में भी, लेकिन यहाँ पे टीनेजर्स ओनली लिखा है ना, देखो देखो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझो, कैसे एक वर्ड की वजह से पूरा आंसर आपका बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हम डेवलपमेंटल यूज़ किसके लिए करते हैं, डेवलपमेंटल DQ, ओके। तो DQ हम डेवलपमेंट चेक करने के लिए करते, तो ये टीनेजर्स में तो भी तो डेवलपमेंट होता है, बहुत डेवलपमेंट होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के ग्रोथ, बहुत चीज़ें हैं, और यंग चिल्ड्रन इन्फेंट्स में। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ओनली, मतलब टीनेजर्स में ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स में है क्या, नहीं बाकियों में भी होता है। तो यहाँ पे आंसर सही कौन सा होगा, यंग चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट्स। ओके समझ आ गया होगा। तो देखो आपके सवाल, ये मतलब चैप्टर आपका है, ये सवाल आपके देखने से ना, मतलब एक एक क्वेश्चन में एक एक मतलब फैक्ट निकल के आता है कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इस सेशन को अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे ना, तो हाँ आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो मिलेगा जो आपके बुक में ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रहा है कि कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। ओके, सो विच थ्योरी सजेस्ट डिफरेंट इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, तो कौन सी वो थ्योरी है जो हमसे कहता है कि जो इंटेलिजेंस है डिफरेंट इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, की एक इंटेलिजेंस दूसरे इंटेलिजेंस पे निर्भरशील नहीं है। तो स्पेयरमैन का देखो, इस पे देखो स्पेयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी है, वो तो G फैक्टर S फैक्टर हमने देख लिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस है गार्डनर्स का, उसमें भी आप देख सकते हो 8, हाँ 8 फैक्टर हैं। फिर स्टेनबर्ग्स के ट्रायआर्क थ्योरी है, उसमें ट्रायआर्क में 3 है, और बिनेट्स मेंटल एज की थ्योरी, तो मेंटल एज में तो इंटेलिजेंस हमारा आता ही नहीं है, और ट्रायआर्क थ्योरी में 3 है, और 2 फैक्टर में 2 फैक्टर है, और इसमें 8 है, गार्डनर्स में 8 है। लेकिन हमसे सवाल पूछता है कि कौन सी वो थ्योरी है जो बताता है कि एक इंटेलिजेंस दूसरे इंटेलिजेंस से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक इंटेलिजेंस दूसरे इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जैसे इसका आंसर क्या है, मैं इस आंसर बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दो, एक एग्जांपल से बताओ, फिर आप लोगों का आंसर बताती हूँ। जैसे गार्डनर्स में बहुत सारी है, लैंग्वेज है और एक म्यूजिकल है, तो आप में से हो सकता है कोई एक बच्चा होगा जिसका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, मानो इंग्लिश के ऊपर उसकी बहुत पकड़ है, वो बहुत अच्छा स्पोकन इंग्लिश, मतलब ही और शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट उसको गाना गाना नहीं आता, उसमें म्यूज़िकल टैलेंट नहीं है। तो क्या म्यूज़िक ना आना उसके लैंग्वेज आने को अफेक्ट कर रहा है, या फिर क्या लैंग्वेज आना उसके म्यूज़िक ना आने को अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक इंटेलिजेंस का होना दूसरे इंटेलिजेंस का, मतलब दूसरे इंटेलिजेंस से इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, एक पर दूसरा डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस होगा गार्डनर्स का। मतलब हो सकता है डिपेंडेंट हो सकते हैं, देखो कैसे हो सकता है कि अगर किसी को लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती और वो म्यूज़िक को परस्यू करना चाहता है, मानो अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे एक सिंपल सी बात है, मेरा मदर टंग क्या है, बांग्ला है, बंगाली है मेरा मदर टंग।
अब मैं म्यूज़िक को परस्यू करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं हिंदी में गाना गाऊँ, लेकिन मुझे हिंदी लैंग्वेज नहीं आता, मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आता। मैं जैसे हिंदी में अगर शब्द कहना हो तो मैं बंगाली में शब्द कहती हूँ, अगर हिंदी में मुझे अच्छा कहना हो तो मैं बंगाली में उसको अच्छा कहती हूँ। तो ये करने से गाने खराब हो जाएंगे। तो हाँ, डिपेंड भी करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ओके, तो समझ आ गया होगा। तो इसलिए गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस आपका होगा क्या है, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। ओके, तो मैं वो भी बता रही हूँ आपको कि आपके मन में शायद ये सवाल आ सकते हैं कि मैडम डिपेंड भी तो करती है। हाँ बेटा, ज़रूर करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिपेंड करे। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनवायरमेंटल डिप्रिवेशन कैन लोअर इंटेलिजेंस, व्हिच टर्म डिस्क्राइब दिस। तो इंटेलिजेंस घट सकता है अगर किसी के एनवायरनमेंट में डिप्रिवेशन बहुत ज़्यादा हो। मतलब अगर किसी का मानो आईक्यू बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, उसके जेनेटिक्स में उसको बहुत अच्छा आईक्यू दिया है, लेकिन अगर वो पैदा या फिर वो पला बड़ा एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे इंटेलिजेंस वगैरह की बातें कोई करता नहीं है, तब वो उसका इंटेलिजेंस घट जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यह टर्म हमें बताता कौन सा टर्म है, कौन से टर्म से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 फ्लूइड इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन आईक्यू और गिफ्टेडनेस। तो एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन लोअर मतलब इंटेलिजेंस को लो करता है, और यहाँ पे हमें लिखा है एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन आईक्यू, मतलब आईक्यू पर एनवायरमेंट का इफेक्ट। तो यही बात, यही टर्म हमको यूज़ करना है कि एनवायरमेंट डेप्रिवेशन के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? हाँ, एनवायरमेंट डेप्रिवेशन में क्या क्या हो सकता है मेल न्यूट्रिशन, और मेल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन क्या कहते हैं उसको, कुपोषण, कुपोषण इसको हिंदी में कहते हैं। ओके, और पुअर स्कूलिंग का मतलब हाँ, पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं की होगी, जैसे बंदा आईक्यू बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंस तो है, लेकिन पढ़ाई उसकी अच्छे से हुई नहीं है, तब क्या है, उसकी इंटेलिजेंस घट जाएगी। घट जाएगी मतलब क्या है, उसका यूज़ नहीं होगा, चीज़ों काम नहीं आता है, तो चीज़ों पे जंग लग जाता है ना, वही बात है। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एकदम आखिरी हमारा प्रश्न हमसे क्या पूछता है, इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। द एबिलिटी टू इंटीग्रेट रिलेशन एमंग कॉन्सेप्ट्स इनटू मीनिंगफुल पैटर्न इज पार्ट ऑफ। तो अगर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। सो द एबिलिटी टू इंटीग्रेट रिलेशन, तो अलग अलग मानो दो कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन दो कॉन्सेप्ट में अगर हम एक रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं और एक मीनिंगफुल पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं, तब ये कौन से पैटर्न का पार्ट हो, अरे पैटर्न का नहीं, कौन से मीनिंगफुल पैटर्न का पार्ट होगा। या फिर अगर हम ऐसे कहेंगे कि हमारे में अगर एबिलिटी है कि हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा पैटर्न होगा। तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग, तो सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक साथ। अटेंशन और एरोजल का मतलब है कि आप किसी चीज़ को आपने प्लान किया और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप अलर्ट होते हो। और प्लानिंग ओनली, तो प्लानिंग ओनली तो नहीं होगा, मतलब ओनली प्लानिंग में क्या है, हम प्लान कर दे सीधा। तो यहाँ पे अगर दो चीज़ों के बीच हम रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं, यानी हम दो चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं, तो एक साथ देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा हमें है, साइमल्टेनियस, मतलब साथ साथ, हम साथ साथ हैं। वो मूवी नहीं है, तो वैसे वाले तीन भाई है, अच्छा बहन भी तो है एक। ओके ठीक है। सक्सेसिव का मतलब क्या है, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना। जैसे एक है, फिर दो है, फिर तीन है, लेकिन अगर मैं इसको जैसे बांग्ला में लिखूँ एक दुई तीन, तो एक और दो ये क्या है, दोनों सेम है। तो एक ये मतलब वन हमने लिखा, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और एक को मैंने बांग्ला में लिखा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है कि दोनों एक ही नंबर है, बस दो अलग अलग लैंग्वेज में है, तो इसलिए ये साइमल्टेनियस है। और सक्सेसिव का मतलब क्या है, जैसे एक वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, एक के बाद एक, फिर एक लिखा, दुई लिखा, तीन लिखा, तो ये अलग है। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को क्लासेस सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो मैं चाहूँगी कमेंट करो और इस पर लाइक करो। रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है ना, तब मैं
चैप्टर 2, 3, 4 जितना चाहिए आप लोगों को उतना बनाऊंगी, और साथ में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के मिला के एक साथ भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, मॉक करवाऊंगी, मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच।